ठीक है, तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्टिंग में जब जो लोग गेस क्वेश्चंस में होंगे तो उनको हम बताए हुए थे कि क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोटीन्स का रहे, कार्बोहाइड्रेट्स का रहे, विटामिन का रहे, मिनरल्स का रहे, लिपिड्स का रहे, बताया गया था। यस मैम। तो क्लासिफिकेशन आ गया यहाँ पे। अगर जो लोग पढ़ के गए होंगे, ये बात पे अमल करके गए होंगे, तो वो कुछ लिख देंगे। तो कुछ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो 19 का सॉल्व पेपर में देखिए क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ से मिल सकता था जो लोग पढ़े होंगे। तो मतलब ये 3 पेपर जो पढ़ा होगा वो 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, बस ये 3 पढ़ के। पूरा बुक का नोट्स पढ़ा होगा तब तो फुली अटेम्प्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन यहाँ से उसको मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशंस। तो गेस क्वेश्चंस में हम सारा का क्लासिफिकेशंस दिए हुए थे। ये देखिए क्लासिफिकेशंस दिख रहा है, शेयर हो रहा है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज शेयर हो रहा है ना। यस मैम। उसके बाद क्या कह रहा है कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज देखते हैं किसमें है, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन है ये सारा, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है दो, आपका तो 3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। 18 का भी आपको क्वेश्चन देखना है, 19 का भी देखना है, और अभी 20 का भी, अभी 21 का भी क्वेश्चन देखना है, और गेस क्वेश्चन भी देखना है। एक पेपर और बढ़ेगा आपका, उससे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो सभी को देखेंगे तो कहीं ना कोई क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड ही है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ अलग था, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग था। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली क्या था कि जितना भी रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस मतलब जितना भी टाइप का क्या बोलते हैं, या तो लैब वाला काम हो रहा था, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत लिख सकते हैं। बारकोड टेस्ट। गुड मॉर्निंग मैम। कौन है ये आदमी, कौन बोला गुड मॉर्निंग? ऋतिक मैम। तुमको अभी क्लास अटेंड करने आया है, और बीच के क्लास में गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल मत बोलो। ज्वाइन हो ठीक बात है, बट बीच में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मत बोला करो। कभी भी ज्वाइन होके गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रॉपर्टीज में फिजिकल में भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। तो फिजिकल्स में वही डायस्ट्रोमर्स टाइप का होता है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी टाइप का होता है, एनोमरिज्म सब होता है। तो ये सब हम वहाँ पे जिक्र करेंगे। अभी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया है, कितना क्वेश्चन गेस क्वेश्चन से आया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था कि जितना भी तरह का टेस्ट हुआ, बेनेडिक्ट टेस्ट हुआ, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, जो हुआ वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत है। मतलब ये भी क्वेश्चंस कुछ नया नहीं है, पुराना ही क्वेश्चंस में रिपीटेड क्वेश्चन आया है। क्लियर है? उसके बाद यस मैम। 1 का बी क्वेश्चन है, व्हाट आर ईपीमर्स एंड डीएनएल आइसोमेरिज्म। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा अलग है, बट ये भी अलग नहीं है। ये अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो वहां पे हमने थोड़ा जिक्र किया था ये, हालांकि आपके चैप्टर्स मतलब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ये क्वेश्चंस, बट आपके पास चॉइस भी है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि एपीमर्स में जनरली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत में आ जाता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस दे दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये। तो बट अगर वो ये सोच के दिया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा होगा तो इसीलिए दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए एलएनडी आइसोमर्स, एलएनडी डीएनएल आइसोमेरिज्म है, तो डीएनएल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। डी वाला राइट को घुमाता है और वो लेफ्ट साइड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है। तो उसके बाद एपीमर्स है, जहाँ पे एक
कायरल सेंटर्स में बस अलग होता है, बाकी टोटल स्ट्रक्चर सेम होता है एपीमर्ज। तो आप इसको नहीं भी लिख सकते थे, इतना कोई डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ाया गया था, तो आप इसको छोड़ भी सकते थे, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, हमारे पास काफी क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट आर पेप्टाइड्स, डिस्कस इट्स बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो जब हम अमीनो एसिड पढ़ा रहे थे तब हम पेप्टाइड्स पढ़ाए थे कि पेप्टाइड्स क्या है, उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एक और चीज, जब हम प्रोटीन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बताए थे कि जो अमीनो एसिड है, जो पेप्टाइड है और जो प्रोटीन्स है, सभी का जो इंपॉर्टेंस है लगभग सेम है, टेस्ट है सेम है, क्योंकि एक ही चीज का बना होता है। ये चीज बताए थे, जो क्लास में रेगुलर होंगे उनको ये पता होगा। तो ये जो वाटर पेप्टाइड्स है ये हमारे नोट से आया हुआ है, ये क्वेश्चंस में आई थिंक नहीं दिया गया था, ये नोट डायरेक्ट नोट से आया है कि पेप्टाइड्स क्या है, उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो वन नोट्स देख लेते हैं हम। क्या सोडा भी? एमिनो Amino एसिड। acid. ओके, तो हमको पेप्टाइड्स देखना था। ये पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स और इसका Yes, ma'am. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस है। मतलब नोट्स यहाँ से यहाँ तक जिसने लिखा होगा उसको मार्क्स मिल गया होगा, मतलब क्वेश्चंस बाहर से नहीं आए। उसके बाद क्या है, व्हाट आर प्रोटीन्स, क्लासिफाई देम एंड गिव इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर देम। ये हमेशा से बोलते आए हम कि आपको टेस्ट प्रोटीन का और सभी का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, छोटा डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा गेस में ही आया होगा। क्या हो गया इसको? तो क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स का, उसके बाद क्या है कि इसका टेस्ट, टेस्ट भी इससे में मिल जाएगा आपको, नीचे हम देखेंगे तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों का क्वालिटेटिव टेस्ट। तो गेस से ये क्वेश्चन हमारा हो गया होगा अगर जो पढ़ के गए होंगे। तो यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है? उसके बाद एक क्वेश्चन आया है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बोले हुए थे कि आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। ये स्टार्टिंग में हम बोले हुए थे कि अगर बहुत ज्यादा भारी लग रहा है तो इस चैप्टर को छोड़ के आप पढ़ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आना है, एक ही मॉड्यूल है तो एक ही क्वेश्चन आना है। तो और उसके बाद जब हम ये मेटाबॉलिज्म चैप्टर पढ़ा रहे थे तो कुछ चीजें हम बताए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूरिया इंपॉर्टेंस था, हमारा यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंस था। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस वाला जो साइकिल था वो इंपॉर्टेंस था। उसके बाद जब फैट्स का मेटाबॉलिज्म था उसमें बीटा ऑक्सीडेशन था जो हमारा इंपॉर्टेंस था। हालांकि ये क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ भी है, बीटा ऑक्सीडेशन। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ाए होंगे तो वहां पे ये बताए थे कि बीटा ऑक्सीडेशन सिंगल, एक ही फैट्स का एक ही टेस्ट था बीटा ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कोई आने का चांस ही नहीं था। तो ग्लाइकोलाइसिस आ सकता था, यूरिया साइकिल आ सकता था, या बीटा ऑक्सीडेशन आ सकता था, तीनों में से किसी एक का था। तो मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट आया है। लेकिन हम जनरली सभी को मना किए हुए थे कि मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सेम में है, व्हाट इज कीटोसिस, व्हाई इट्स अकर, एक्सप्लेन। कीटोसिस बीमारी है, उसके बारे में फिर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कोई दिया हुआ नहीं है। मेटाबॉलिज्म रिलेटेड दिया हुआ है कि आपको इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी हो रहे हैं वो पढ़ना है, बट स्पेसिफिक नाम से कोई डिसऑर्डर्स नहीं दिया हुआ है। अगर नाम से ये क्वेश्चन दे रहा है तो हालांकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाया होगा, उसने पूरा सिलेबस नहीं देखा होगा, नाम से वो क्वेश्चन नहीं दे सकता कि हाँ ऑस्टियोमेलेसिया क्या है, इस टाइप का कोई नाम से क्वेश्चन नहीं दे सकता। हो सकता है अब दूसरा बोन डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे। तो कीटोसिस प्रोटीन का डिसऑर्डर्स है। उसके बाद है एंजाइम चैप्टर। तो एंजाइम्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो हम बताए हुए थे कि एंजाइम्स से हमेशा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फुल, वो काफी इंपॉर्टेंस है। एंजाइम्स के बारे में ऐसा शायद हम बताए थे, क्या बताए थे? Yes, ma'am.
तो एंजाइम्स का क्वेश्चंस भी हम ज्यादा दिए हुए थे गेस में शायद। यस मैम दिए थे। तो अगर जो गेस पढ़ के गया होगा ना पास मार्क्स, तो उसको वैसे ही आ गया होगा, पास से काफी बेहतर मार्क्स। तो डिफाइन एंजाइम्स, तो यहाँ से एंजाइम्स वो गेस से डिफाइन कर लिया होगा, एंजाइम्स क्या बायोकैटलिस्ट है। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, कंपेयर डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज क्या क्या है एंजाइम्स का वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे है कि प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर्टीज हम एंजाइम चैप्टर्स में पढ़े थे कि प्रोटीनियस इन नेचर है, चाहे जो भी, हम वहां पे एक बार देख लेते हैं नोट्स में, फिर लगेगा कि मैम वैसे ही बोल रही है नोट्स में, पता नहीं होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स है, यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ कंपेयर करना है, तो ये चीज हम नहीं पढ़ाए थे। तो अब ये जो कंपैरिजन वाला बात है, ये थोड़ा अपने मन से भी क्वेश्चन दे देता है, हालांकि ऐसा कोई चैप्टर्स में नहीं है कि हाँ कंपैरिजन करना है एंजाइम्स को, सिर्फ एंजाइम्स का प्रॉपर्टीज पढ़ना था, क्लासिफिकेशंस पढ़ना था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना था, थ्योरीज पढ़ना था, और क्या इंपॉर्टेंट रोल है इतना ही पढ़ना था। तो अब दे दिया है तो कोई बात नहीं। तो ये जो एंजाइम्स का कंपैरिजन करना है, तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा, 8 मार्क्स का अगर है तो 2-3 नंबर का ये होगा। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है, जो भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट हुआ उसके साथ, तो आप दोनों को कंपेयर, अगर एंजाइम्स का जान रहे हैं तो इजिली कर सकते हैं कि दोनों कैटलिस्ट ही है। तो अब ये क्या है, ये बायो कैटलिस्ट है, आपके बॉडी के अंतर्गत है, दूसरा ये प्रोटीनियस इन नेचर है जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट खुद में से ही आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है। तो यहाँ पे दिए हुए थे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, यहाँ से यहाँ तक आप लिखते, और दूसरा थ्योरी था तो थ्योरी इस बार नहीं दिया, प्रॉपर्टीज दे दिया थ्योरी की जगह पे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी वेस्ट क्वेश्चन में था। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्शन, तो ये कौन कौन सा फैक्टर है, ये भी गेस्ट क्वेश्चंस में था और ये हम बहुत डिटेल्स में पढ़े हुए थे, तो ये भी आपका आया हुआ है। उसके बाद क्या है कि डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वाटर का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो वाटर बैलेंस आपको लिखाना था। दूसरा, मैम आपकी वॉइस ब्रेक डाउन करके आ रही है, आवाज नहीं जा रही है, ब्रेक करके आ रही है मैम, आवाज आ रही है पर ब्रेक हो रही है बहुत। नेट प्रॉब्लम में भी हो सकता है, बट आपको आप यूट्यूब पे देख लेंगे ना तो वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, जिनको जहाँ प्रॉब्लम होगा वहां से भी देख लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशंस में एक यहाँ पे, दूसरा हमको लगा मैकेनिज्म देगा, बट वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछ लिया। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहाँ से आया, हमारा चैप्टर से आया। तो अब ये भी बात है कि जो पूरा पढ़ेंगे, जो पूरा नोट्स पढ़ेंगे, टॉपर वही बनेंगे, ये भी बात निश्चित है। गेस और 2 साल का पढ़ के आप पूरा साल का पूरा बस 3 चीज पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए आपको नोट्स के अंदर जाना पड़ेगा, तभी लोग नोट्स पढ़ेंगे, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे, सब यहीं से टोटल 80 का 80 अटेम्प्ट कर लेंगे। तो थोड़ा आपको नोट्स में भी जाना पड़ेगा। तो अब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, देखते हैं वाटर का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हम। बायोलॉजिकल रोल या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बात बराबर है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट है, पूरा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़ा भी पढ़ के गया होगा। ये बहुत इजी है, क्या करता है, आपका बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है, और भी क्या क्या काम कर रहा है, ये कुछ कुछ अब बहुत ही आसानी से जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम कर रहा है। तो ये सब आप खुद से भी लिख सकते थे, और जो नहीं भी लिख सकते थे, अगर नोट्स से गए होंगे तो वो आराम से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन No, आया ma'am. है फॉस्फोरस का, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉस्फोरस इन बॉडी फंक्शंस, राइट इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। ये एक क्वेश्चन क्या दिया है, ये वो खुद भी नहीं जान रहा होगा, बट ये बढ़ा दिया है। रोल ऑफ आपके बॉडी में क्या रोल है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये सोच के दिया है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो पहला क्या है कि रोल ऑफ फॉस्फोरस का बॉडी में क्या है, क्या क्या रोल कर सकता है, और जो रोल में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ वही इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देना चाहिए, मैनिफेस्टेशन देना चाहिए।
स्पेलिंग इधर उधर किया है ये सेंटेंस। तो अभी मैनिफेस्टेशंस में जनरली डिसऑर्डर से अगर ये दोनों को क्वेश्चन देखें तो दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर इस हिसाब से अगर हम जाते हैं कि रोल ऑफ फॉस्फोरस इन बॉडी क्या है, रोल क्या है और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ रोल है तब वही हमारा इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए यहाँ पे, जो ये इंपॉर्टेंस लिख दिया है तो कोई बात नहीं, अचानक से क्वेश्चन बदला है ये लोग तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इंस्टेंट में। तो अब रोल ऑफ फॉस्फोरस क्या है तो देखते हैं हम यहाँ पे गेस में दिए हैं कि नहीं फॉस्फोरस। तो आई थिंक ये सेकंड नंबर में हम कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन ये 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स दिए थे, तो तीनों में से एक फॉस्फोरस आ गया। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का ये सब इंपॉर्टेंस है और ये इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है क्या, कोई दिक्कत है बताइए? नो मैम। उसके बाद फिर विटामिन का बात करें तो विटामिन में हम ए सी के दिए हुए थे, 3 विटामिन का दिए हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 6 में विटामिन क्या आया हुआ है? विटामिन ए आया हुआ है। व्हाट इज केमिस्ट्री फंक्शन डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। तो विटामिन ए का जो दिए हुए हैं वो जो पढ़ के गया होगा वो कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया होगा। केमिस्ट्री भी दिया है तो केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या क्या लिखना था, सोर्सेज लिखना था, कितना रिक्वायरमेंट है, ये सब लिखना था। तो वो यहाँ पे थोड़ा छोटा है, बट यहाँ इतना भी जो लिखा होगा तो उसको कितना है, 16 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स में कुछ मार्क्स तो मिल ही गया होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्क्राइब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इन डिटेल्स। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 18 का है, देख लेते हैं। abnormal constituents of urine and their significance in disease। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से जो पढ़ा होगा 18 का, 19 का और गेस पढ़ा होगा तो आई थिंक सारा अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्या लगता है, कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा, बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा दिक्कत था मैम। क्या दिक्कत है 3 में? 3 का ए बी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है मतलब मैं समझ। डिस्कस करना है बीटा ऑक्सीडेशंस को। ये तो हम पहले ही बोलेंगे मेटाबॉलिज्म को अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके अलावा आपके पास बहुत चॉइस है। अगर मेटाबॉलिज्म को भी छोड़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, फिर भी आपके पास एक क्वेश्चन और छोड़ने का चॉइस है। और बीटा मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए हुए थे कि यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि बीटा ऑक्सीडेशन हम नहीं पढ़ाए हैं, देखो आ गया मेटाबॉलिज्म। ये देखिए बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्या पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं, यूट्यूब में भी है ये। तो जितना भी क्वेश्चंस है उसमें ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है, एक दो को छोड़ के जो डिस्कस नहीं किए, एक दो को सिर्फ कीटोसिस आई थिंक नहीं किए होंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चंस है। बाकी सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए हैं ड्यूरिंग क्लासेस। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, 6 हुआ, 5, 6, 7, 4, 3 को छोड़ो, 2 और 1, 5 क्वेश्चंस टोटल का टोटल हमारा गेस से आया हुआ है। गेस 18 और 19 का क्वेश्चन से, ठीक है। मतलब एक टोटल 80 का 80 क्वेश्चंस। आप अगर ये जो भी पढ़ा होगा उस वक्त पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आराम से 60 क्वेश्चंस, आराम से 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्या अभी भी किन्हीं को डर लग रहा है एग्जाम से? मैम डर तो लगता ही है ना। क्यों लगेगा डर, जब पढ़ के जाएंगे तो क्यों लगेगा डर? अब वो लगेगा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, तो अभी तो पता चल गया ना कि गेस और प्रीवियस ईयर जो भी यहाँ से मिल रहा है उससे आप एटलीस्ट पास हो जाएंगे। और चैप्टर्स पूरा पढ़ के जाएंगे तो टोटल का टोटल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। और आप लोग तो डेली क्लास करने वाले हैं, फिर क्यों डर लग रहा है, वो हमको नहीं समझ में आया है।
बस चैप्टर्स जितने भी आपको नोट्स मिला है एक बार पढ़ के जाइए वो, और बाकी जो गेस मिल रहा है 18 और 19 का उसको याद करके जाइए, और अभी आपको 20 वाले का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है कि 3 में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, सब बहुत सारा क्वेश्चन सेम टैली करेगा, सेम टैली करेगा। जब भी अभी आपने देखा कि ये गेस का ही हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन लगभग आया है। चलिए हम एक बार गेस देख लेते हैं, क्वेश्चन आया है या नहीं आया। मैम एक बार इसको फिर से सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। जैसे ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, आया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्लासिफाई। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी आया हुआ है। उसके बाद लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स को इस बार उसने टच नहीं किया। अगर क्वेश्चंस आराम से बनाया होता तो जरूर टच करता, बट इंस्टेंट में क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद है विटामिन, तो विटामिन को भी क्वेश्चन नहीं टच किया, 2 क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं। उसके बाद है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, 5 नंबर क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, तो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ये सब टेस्ट लिख सकते थे। लिपिड्स का टेस्ट नहीं आया, लिपिड्स चैप्टर को ही नहीं टच किया है। उसके बाद एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स का ये वाला भी क्वेश्चन आया है, और उसका नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आया है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी आया है। उसके बाद वाटर बैलेंस है, तो वाटर बैलेंस भी आया हुआ है। उसके बाद क्लासिफाई मिनरल्स था, तो मिनरल्स ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था, तो इसमें हम 6 दिए थे, तो 6 में 2 आया हुआ है इंपॉर्टेंस में, फास्फोरस एंड विटामिन ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नहीं आया है, तो लेकिन ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा इस बार। अगर नहीं आया, अगर यूरिन दे दिया है, तो नेक्स्ट बार आपको इरिथ्रोसाइट्स का एबनॉर्मलिटीज और इसका सिग्निफिकेंस जरूर आएगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन इस बार आपको आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? तो मतलब 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के टोटल का टोटल गेस क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो जो गेस क्वेश्चन मिल रहा है एटलीस्ट मेरा, तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि मेरा जनरली सारा गेस क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। एक बार हम HACCP देख लेते हैं, वो कल डिस्कस करेंगे उसका, बट एक बार क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 7 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, डिस्क्राइब द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन डिटेल्स। अभी हाल फिलहाल में अभी हम हेल्थ चैप्टर पढ़ाए हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में कोई कंफ्यूजन है कि नहीं को? आवाज नहीं जा रही है क्या? नो मैम। आ रही है मैम। बायोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन है या ऐसा कुछ कि मैम आप पढ़ाए नहीं है, या गेस में अभी डाले होंगे आप क्वेश्चन देख के, ऐसा किन्हीं को लग रहा है? नो मैम। ओके, तो कहने का मतलब आज का डिस्कशंस का मतलब यही है कि अपने मन से मत जाइए। जो यहाँ से गेस क्वेश्चन मिल रहा है, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में जो गेस मिल रहा है, जितने भी हम दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देंगे आपको, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे और 1 गेस क्वेश्चन देंगे, सेम यही गेस क्वेश्चन देंगे, या थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें। तो वो आप याद कर लीजिए, पास होने के लिए वो पर्याप्त है आपके लिए, पास या गुड मार्क्स के लिए पर्याप्त। अभी आप देखे होंगे कि ये तीनों जो किया होगा वो 70% तो आराम से लाया होगा, और चैप्टर्स के इंक्लूडेड जो गया होगा वो फुल ऑन फुल 80 में 80 करके आया होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? उसके बाद क्या है कि अभी हम लोग हेल्थ पढ़ाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एंड डिस्क्राइब वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन डिटेल्स। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हेल्थ पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं? यस मैम। क्या क्या इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें पढ़ने के लिए? मैम हेल्थ का डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स और हेल्थ इंडिकेटर्स, और एस्पेक्ट भी बोले थे, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ भी बोले थे, कि चारों मतलब पूरा का पूरा हेल्थ चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो। तो देखिए, इंडिकेटर्स पूछ दिया, डिटर्मिनेंट्स नहीं पूछा तो इंडिकेटर्स पूछ दिया, और व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, WHO का क्लासिफिकेशंस देना है, हेल्थ का डेफिनेशन।
उसके बाद जो भी है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे HECP का, ठीक है। और इसका भी आपको हम क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, फिर आप बैठ के, जिनको आगे नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज नहीं जाना है, वो सिर्फ 3 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चंस और गेस क्वेश्चंस याद कर लीजिए अभी से। ओके यस मैम। ठीक है, तो फिर क्लास को एंड करते हैं यहीं पे आज।